जरूरी नहीं कुछ लोग हमें जीवन में सिखा के ही जाएं, वो कई बार बस हमें छोड़ जाते हैं और बस छोड़ जाते हैं वहां जहां से वापस आना तो दूर 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 तक रोशनी का भी नामो निशान नहीं होता। पर वक्त की एक खास बात है कि वो बदलता है, पर तुम्हारे ही हक में बदले ये पक्का नहीं। हाँ तो कहा था ना वापस आऊंगा, गर्म करके ठंडा नहीं छोड़ूंगा। तो अब तक हुआ यूं कि खैर छोड़ो, ऊपर आई बटन में लिंक है, वहां जाके पार्ट 1 देख लेना। पर शॉर्ट में बताऊं तो मेरा ट्रांसफर करवा दिया था मेरी मैनेजर ने अपनी गलत नियत और शक्तियों का यूज करके, और मैंने ये जॉब ली ही थी क्योंकि नोएडा मेरे घर के पास था। पर अब की बार इन्होंने मुझे भेज दिया था साउथ दिल्ली। चलो इस ट्रांसफर के बहाने साउथ दिल्ली और साउथ दिल्ली की फेमस लड़कियों का एक्सपीरियंस हो गया था, और इसकी माँ का। सच में भाई तुमने जो भी सुना है ना, साउथ दिल्ली की लड़कियां उससे 5 गुना ज्यादा चंडाल ही है भाई। ये लड़कियां एक बार कुंडली में आ जाए ना तो किस्मत में शनि और जेब में नो मनी की फुल गारंटी हो जाती है। पिछले साल जून में मुझे साउथ दिल्ली के एक एजुकेशन सेंटर में भेज दिया था। खैर वहाँ तो फिर भी मैं खुश ही था। हाँ भाई खुश इसलिए क्योंकि फाइनली मैं अब बच्चों को पढ़ा पा रहा था। मेरे अंडर में ये सेंटर बहुत अच्छा चल रहा था। सुबह साउथ दिल्ली, वहाँ से घर, मेहनत से काम, यही थी अपनी दिहाड़ी। बट इस सेंटर पर इनकी एक NFE टीचर 8 साल से काम कर रही थी। देखो दो बातें, NFE मतलब नॉन फॉर्मल एजुकेशन टीचर, जो नॉन स्कूल गोइंग बच्चों को पढ़ाती है। और दूसरा भाई, अगर आप कहीं किसी कंपनी में 8 साल घिस रहे हो ना, तो सीरियसली ब्रो आप मेहनती नहीं लहंडी हो। या तो आपने कड़ी तपस्या और सालों के अभ्यास से अपने आप को बॉस की चाटुकारिता करने के लिए महारत हासिल कर ली है, या सीरियसली आपका स्किल सेट इतना लो है कि यू कांट अफोर्ड टू लूज द जॉब। और इस लड़की का रीजन 1 30% और रीजन 2 70% था। मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं था उसमें, कॉज मेरा रोका ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट एक वेल सेटल्ड एडवोकेट से हो गया था। वो भी मेरी गर्लफ्रेंड थी, मेरी फियांसे। मैंने ये बात ऑलरेडी सबको ऑफिस में बता रखी थी। मैंने नोटिस किया एक बार लंच में मेरे साथ की टीचर, जिसका नाम मान लेते हैं शिजुका, ये राजमा चावल लाई थी। और भाई राजमा चावल मेरी जान है। इसने मुझे राजमा चावल ऑफर करे और मैंने परंपरा, निष्ठा, अनुशासन और बच्चन जी को याद करके वो राजमा चावल ले लिए, और शिजुका ने मेरा लंच ले लिया। मैंने राजमा चावल खाए ही थे और ये अपने दोनों गालों पर हाथ रख के, वो लड़कियों के एकदम रिझाने वाले स्टाइल में होता है ना, वैसे बोली, बताइए ना कैसे बने हैं। भाई जिस स्टाइल में इसने पूछा था ना, मैं समझ गया था इसके इरादे ठीक नहीं। मैंने अपना पल्लू सही करते हुए बोला, मैंने डरी और सहमी आवाज में बोला, हे बहुत अच्छे हैं। वो सामने से बोलती है, तुम जब खाना खाते हो ना तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। भाई जिस स्टाइल में उसने पूछा था ना, मैं समझ गया था इसके इरादे ठीक नहीं। मुझे हैरानी इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं अक्सर लड़कियों से ऐसे कॉम्प्लीमेंट सुनता रहता हूँ। इसने मुझसे पूछा कि आपकी फियांसे भी अच्छा खाना बनाती है। मैंने कहा तभी तो मैं उससे शादी कर रहा हूँ। बस ये बोल के हमने अपनी अपनी क्लास ली और छुट्टी के टाइम हम अपने अपने रास्ते चले गए। मुझे पता नहीं क्यों, पर सच में बस एक जेंटलमैन होने के नाते मैंने इससे पूछ लिया कि क्या मैं ड्रॉप कर दूं बस स्टैंड तक। नहीं मैं चली जाऊंगी। ठीक है भाई, अपने काम से काम रखते हुए मैं चला गया। पर आने वाले कुछ दिनों में इसका बिहेवियर एकदम से सडन टर्न ले लेगा, ये मैंने भी नहीं सोचा था। ये मेरे बिना लंच नहीं करती थी। मैं जब क्लास कंडक्ट कर रहा होता तो सीट ऑफर करती थी, मेरे लिए पेंट्री में जाकर चाय बनाती। एक दिन हम लंच कर रहे थे और इसने मुझे अपनी भिंडी ऑफर करी। अरे लंच में भिंडी लाई थी यार वो। मैंने जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा, तुरंत ये बोली, मेरा एक क्रश था जो मेरे पड़ोस में रहता था, पर वो एक दिन शिफ्ट कर गया और मैं उसे अपने दिल की बात कभी नहीं बता पाई। मैंने कहा और भिंडी चबाता रहा। नहीं मुझे गलत मत समझना, मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। मैं वही और भिंडी चबाता रहा। अब देखो सच कहूँ तो मैं जानता था कि उसकी दिक्कत क्या है। वो ये सब बातें मुझे इसलिए बता रही थी क्योंकि वो वैलिडेशन की भूखी थी, और वो ये चाहती थी कि मैं उसे वैलिडेट करूं और ये बोलूं, नहीं मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आप हमेशा से सिंगल हैं। पर मैं जानता हूँ ये लड़कियों के 2 टके के माइंड गेम्स, इसलिए मैं चुप रहा। और भाई माँ कसम, अगले ही पल उसने आंखें नीचे करके मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम मुझे बहुत पसंद हो। भाई जो धक्का उस टाइम पर मुझे लगा ना, साला गले में भिंडी अटक गई। मैंने अपना हाथ उससे छुड़वाया और कहा, पर मेरी शादी होने वाली है। तो वो बोली गई, जानती हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम अपने फियांसे की तारीफ करते हो। और एक बात बोलूं, एक टीचर के साथ ना टीचर ही अच्छा लगता है। सच बोलूं ना तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये लाइन मेरे गले का फंदा बनने वाली आने वाले समय में। मेरी फियांसे और मैं एक शाम शॉपिंग पर गए हुए थे। हम शादी की शॉपिंग कर ही रहे थे तो सोचा जाते जाते कुछ खा लेते। वैसे भी शाम हो गई थी और उसने भी कोर्ट में कुछ खाया नहीं था, तो हम बर्गर खाने चले गए। वहाँ हम अपना ऑर्डर का इंतजार ही कर रहे थे, इतने में मेरा फोन रिंग किया और मैंने देखा उस पर शिजुका की कॉल आ रही है। एक बार को तो मेरे मुंह का थूक ही सूख गया, पर मैंने अपने चेहरे पर अपनी फियांसे के सामने कोई रिएक्शन नहीं दिखने दिया और फोन टर्न कर टेबल पर रख दिया। उसके बाद फोन दोबारा रिंग हुआ और फिर एक बार और
कॉल। तो मेरी फियांसे ने बोला कि किसकी कॉल है, अटेंड क्यों नहीं करते हो, अर्जेंट लग रहा है। कोई बार बार कॉल कर रहा है। अब उसे कैसे बताऊं कि तेरी सौतनी याद कर रही है मुझे। मैंने एक्सक्यूज मी बोल के बाहर जाके कॉल अटेंड करी और पूछा कि क्या हुआ, कौन सा तूफान आ गया। शिजुका बोली टाइम से खाना खा लेना, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। मैंने कहा ठीक है, और कुछ। बोली नहीं, बस ध्यान रखना, कल मिलते हैं। भाई मैं इतना गुस्सा हुआ ना कि मन कर रहा था बर्गर पर 2 घूंसे मार के प्याज और टमाटर का फ्यूजन करवा दूं। खैर छोड़ो, शाम अच्छी थी। मैंने फाइनली अपनी फियांसे को घर ड्रॉप किया और अपने घर आ गया। अगले दिन मैं काम पर नहीं गया क्योंकि मेरी शादी की कोई सेरेमनी थी और भाई वहाँ भी शिजुका की कॉल लगातार आ रही थी। मैंने फोन साइलेंट कर दिया और शहनाई की धुन में खो गया। इतने में मेरी फियांसे के दादाजी और मेरे पापा के बीच कोई बात हो गई, जहाँ उसके दादाजी ने मेरे पापा को डिसरिस्पेक्टफुल वे में एक रिमार्क दिया, या मेरा बाप कंजूस है पर बदतमीज नहीं। मेरे पेरेंट्स की शादी को 35 साल हो गए हैं और मेरे पापा ने आज तक मेरी मम्मी को आपके अलावा किसी और वर्ड से एड्रेस नहीं किया। वहाँ भी मेरे पापा भाई साहब करके बात संभालने की ही कोशिश कर रहे थे, पर बुढ़ा तो स्काई रॉकेट बन रहा था। उसका बस चलता तो हैरी पॉटर की छड़ी निकाल के लवणे न भोजन कर देता मेरे बाप को। ये देख के मेरी फियांसे कुछ नहीं बोली, ना ही उसकी फैमिली से कोई भी। खैर बोलते भी क्यों, बाप तो मेरा ही है। तो मैं जल्दी से स्टेज से उतरा और बोला, दादाजी नमस्ते, पाए लागू। क्या हुआ? बुढ़े की गैंड मस्ती तो देखो। बोलता है मैं तो पहले से ही शादी के खिलाफ था, वो तो इसकी खुशी के कारण मुझे झुकना पड़ा, वरना तुम जैसों को मैं अपने बराबर नहीं समझता। भाई ठीक है, मेरा बाप कंजूस है, चेक। मुझे स्कूल के ओलंपियाड के पैसे भी नहीं देते थे, चेक। मुझे रिमोट कंट्रोल कार भी नहीं दिलाई थी, चेक। पर मेरे पापा ने अपनी फैमिली के लिए, मतलब हमारे लिए जो करा, मैं वो शायद अगले 50 साल में भी नहीं कर पाऊंगा। भाई मैंने अपने फुला के बोला, ओ अंकल जी, थोड़ा दिमाग थोड़ी कीटिया विच है क्या? नहीं ये नहीं बोला यार, पर मैंने बोला ठीक है अंकल जी, जब आप मन से तैयार ही नहीं है तो बेहतर है ये शादी ना ही हो। और मैंने रिंग उतारी, अपनी फियांसे के हाथ में रखी और चला गया। चैप्टर क्लोज। हाँ, उसके बाद उसके भाइयों ने मुझे कॉल जरूर की, मनाने की कोशिश की, पर मेरी एक ही शर्त थी कि दादाजी को सबके सामने मेरे पापा से माफी मांगनी होगी। पर उन्होंने बोला बात पर मिट्टी डालो। सही बात है, बाप तो मेरा ही है। मैं नहीं डरता भाई, भले ही कोई मुझे लवणे न भोजन मिला दे, वो भी जब मेरी फैमिली की बात हो। कमेंट में बताओ मेरी जगह होते तो क्या करते। अब भाई शादी ही तो कैंसिल हुई है, जिंदगी थोड़ी। तो भारी दिल और गीली आंखें लेके अगले दिन काम पर चला गया। वहाँ मुझे शिजुका मिली और उसने मुझसे पूछा कि मैं गुस्सा क्यों हूँ और मैंने मुंह क्यों लटका रखा है। मैंने कहा कुछ नहीं और अपने काम से काम रखा। पर यार यही तो दर्द है मर्दों का, घर वालों को दिखाते नहीं और दोस्त समझते नहीं। इसलिए ही तो एक साथी की जरूरत होती है जीवन में, जो हमारे बिना बोले हमें समझे। शिजुका ने पूरा दिन मेरा ध्यान रखा, जैसे चेयर देना, पानी देना, खाना खिलाना, और यही हमारा रिश्ता बन गया। जहाँ वो कर रही थी क्योंकि मैं उसे पसंद था और मैं ये सब करने दे रहा था क्योंकि मुझे जरूरत थी। ऐसे ही 2 हफ्ते निकल गए और उसने मुझसे छुट्टी में बोला कि आज हम रेड लाइट पर जो अग्रवाल स्वीट्स है, वहाँ जाके तुम्हारे साथ कुछ मीठा खा सकते हैं। हम मेरी बाइक से वहाँ गए, 2 रसमलाई ली और उसने कहा क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ? देखो यार, अब टेक्निकली तो मैं सिंगल था, तो मैंने कहा ठीक है, और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया वहाँ सबके सामने। और अब ये भी हमारे डेली रूटीन में जुड़ गया, जहाँ हम पूरा दिन हंसते खेलते, आराम से बात करते, काम करते, और शाम को मेरी बाइक से वही अग्रवाल स्वीट्स और फिर रसमलाई और उसकी बस आने का वेट करते। सच बोलूं तो ये वीडियो में यहाँ आके अब स्क्रिप्ट भी नहीं लिखी जा रही मुझसे। सॉरी गाइज, 1 हफ्ते बाद स्क्रिप्ट वापस लिखने की हिम्मत आई है। और यार थोड़ा गला खराब है तो मैनेज कर लेना मेरी आवाज के साथ। शिजुका का बैकग्राउंड बताऊं तो वो एक फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड फैमिली से है। उसके पापा टेलर और फैमिली में टोटल 5 मेंबर्स हैं। अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए ही वो इस गटर में 8 साल से काम कर रही थी। उसने बताया 2019 में उसने 10,000 पर ज्वाइन किया था और आज 8 साल बाद उसकी सैलरी जाके 16,000 हुई है। मैंने उसे समझाया कि 8 साल के एक्सपीरियंस से वो कहीं भी स्विच करके आराम से 25,000 तक पा सकती है, पर उसने कहा वो ये रिस्क नहीं ले सकती। उस दिन मैं व्हाइट बोर्ड का मार्कर लेने उसकी क्लास में गया तो मैंने देखा वो बच्चों के बीच नीचे बैठी है जमीन पर, उनको पढ़ा रही है। और पहली बार उसकी तरफ देख के मेरे दिल में आया कि हाँ, मैं उससे अब प्यार करने लगा हूं। वो जो केयर और अफेक्शन उसने मुझे दिया था वो अपना काम कर चुका था। और उसे बच्चों के बीच में बैठे इतने प्यार से पढ़ाते देख, जहाँ उसकी आंखों के पास से उसके कानों की ओर जाते उसके बाल, बस एक ही बात मेरे दिमाग में आई कि एक टीचर के साथ एक टीचर ही अच्छा लगता है। बस फिर क्या था, हम दिल दे चुके सनम। उस शाम अग्रवाल स्वीट से मैंने कहा कि आज मैं तुझे घर छोड़ के आऊंगा, और यकीन मानना उसने बिल्कुल मना नहीं किया और एक प्यारी सी स्माइल दी। मैंने बाइक स्टार्ट करी और हम निकल पड़े उसके घर की ओर। मैंने रास्ते में पूछा, शिजुका क्या अभी भी मैं तुम्हें पसंद हूँ? उसने कहा तुम एक सपने की तरह हो जो हर लड़की पूरा करना चाहती है। मैंने कहा क्या वो मुझसे शादी करना चाहेगी? जिस पर वो हंसी और बोली नहीं मिली हूँ ये मजाक करने के लिए। मैंने कहा मैं सीरियस हूँ, और हिम्मत करके मैंने वो बोल डाला, आई लव यू। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने शायद पहले कभी किसी को आई लव यू टू नहीं बोला था, इसलिए वो हिचकिचाते हुए बोली मैं भी। और बस फिर क्या था, अब बाइक अग्रवाल स्वीट से डेली उसके घर की ओर जाने लगी। अब काम बोझ नहीं, बल्कि मैं रोज रात को वेट करता था सुबह होने का। और हम ऐसे ही रात भर लंबी चैट्स, फोन कॉल्स, वह एजुकेशन सेंटर में एक दूसरे का हाथ पकड़कर घंटों तक बातें करना, बच्चों को जल्दी फ्री कर देते थे और
पेंट्री में आराम से अपना फुल रोमांस चल रहा होता था। विद इन अ वीक हम फिजिकल भी हो गए और भाई यकीन मानना 50 दिन में 50 बार संभोग कर चुके थे। मैं यहाँ फ्लेक्स नहीं मार रहा, बस बता रहा हूँ कि हम एक दूसरे में किस हद तक खो चुके थे। जब मैं बाइक से उसे घर छोड़ने जाता तो मैं एक हाथ से बाइक चलाता और दूसरे हाथ से पूरे रास्ते उसका हाथ पकड़ कर रखता। यूं ही हम जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त और सितंबर में आ गए। एक शाम हम एक महंगे रेस्टोरेंट गए और उसने ऑर्डर दिया और तभी मैंने एक रिंग निकाल कर उसके सामने बोला, विल यू मैरी मी? भाई उसकी आंखों में आंसू आए और सब लोग हमारी ही तरफ देख रहे थे। व्हाट अ मोमेंट। उसने अपने मुंह से हाथ हटाया और बोली, नहीं, असंभव। भाई मेरी टंकी का ऑयल लीक नहीं, अब की बार टंकी ही ब्लास्ट हो गई थी। मैंने कहा पर क्यों? बोली मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। देखो मैं उसे कन्विंस कर सकता था कि अपने घर वालों को मनाए, या इतने महीने से वो मेरे साथ ही क्यों थी, पर उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हुए मैंने कहा अब चलते हैं। उसे घर छोड़ा। उसने कहा देखो बुरा मत मानना पर मैं मजबूर हूँ। अबे मजबूर? कैसी मजबूरी? भाई इतना कैजुअली बोला उसने जैसे इन सबका कोई मतलब ही नहीं। भाई सही में मैं उसे क्या समझ रहा था और वो क्या निकली। पर मैं सिर्फ एक रिजेक्शन की वजह से उसके कैरेक्टर को जज नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने वही किया जो एक आदमी को करना चाहिए। मैंने उससे अपना डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया। अब जिस काम पर जाने का मैं इंतजार नहीं कर पाता था, अब वहां जाना ही सबसे बड़ी सजा बन गया था। 3 महीने बस मैं ही जानता हूँ मैंने कैसे निकाले। मेंटल टॉर्चर था वो मेरे लिए। यकीन मानना बाइक चलाते हुए ऐसा लगता था जैसे मैं नहीं कोई और चला रहा है। पेट में क्रैम्प्स, ऑटोमेटिकली आंखों में आंसू आ जाना। मैंने फाइनली थेरेपी लेने का सोचा और वहां जाके मुझे पता चला मैं सीवियर डिप्रेशन एंड आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहा हूँ। मेरी थेरेपिस्ट ने बोला कि मैं बहुत प्रॉब्लम में आ जाऊंगा अगर मैंने ये जॉब नहीं छोड़ी तो, और मेरे लिए बेटर होगा कि मैं ये जॉब छोड़ दूं। और फाइनली मैंने अपना रेजिग्नेशन 6 मार्च को मेल कर दिया। मेरी थेरेपिस्ट ने मुझे एनकरेज किया कि मैंने ये सही किया क्योंकि हेल्थ जिस चीज से अफेक्ट हो वो छोड़ ही देनी चाहिए। पर मेरी थेरेपिस्ट के सामने बस मैंने एक ही सवाल रखा। दुख इस बात का नहीं कि उसने मुझे मना किया, पर इस बात का है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो मुझसे चाहती रही कि मैं उसके आसपास नॉर्मल बिहेव करूं। बीच में भी हम 3 से 4 बार फिजिकल हुए और फिर वही कि मैं शादी नहीं कर सकती। पर फाइनली मैंने उसे बोला कि ये सब करके ना तू मेरी सगी हुई, ना अपने बाप की और ना उसकी जिससे तेरी शादी होगी। और फाइनली ये बोल के मैं चला गया और मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा।